हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू वन ऑफ द फर्स्ट मिनी सीरीज प्रेजेंटेड बाय लॉ चक्रा। हमारे फर्स्ट मिनी सीरीज एक ऐसे सिस्टम पर है जो ना सिर्फ हिस्ट्री का हिस्सा है बल्कि आज भी हेडलाइंस में बना हुआ है, वक्फ सिस्टम। अब हमारे कई वीडियो से आपको ध्यान नहीं होगा कि इस केस में लेटेस्ट क्या हो रहा है, कैसे आए दिन सुप्रीम कोर्ट नए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के कुछ प्रोविजंस पर स्टे लगाने का फैसला दे सकती है या नहीं भी। पर इन्हीं सब के बीच में एक इम्पोर्टेंट सवाल उठता है कि आखिर इस सिस्टम का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो चलिए थोड़ा फ्लैशबैक लेते हैं, कहाँ से वक्फ स्टार्ट हुआ, इनिशियल के एक्ट्स क्या कहते हैं और उसमें क्या रजिस्ट्रेशन और कुछ इंपॉर्टेंट बातें शुरुआत से मौजूद थी या नहीं। इस वीडियो में सब कुछ कवर्ड है। अब इंडिया में वक्फ का सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड केस 12th सेंचुरी में मिलता है, जब मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर इंडिया में मुस्लिम रूल एस्टैब्लिश किया था। उस जीत के बाद घोरी ने 2 गांवों का एक ग्रांट बनाया और वही पहला वक्फ माना जाता है। ये सिस्टम बेसिकली एक परमानेंट डोनेशन होता है इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी का, जो किसी रिलीजियस पर्पस के लिए डेडिकेट की जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये डोनेशन एक तरह से इररिवोकेबल होता है, यानी एक बार दे दिया तो वापस लेने का ऑप्शन नहीं होता। इसी वजह से इसे कहते हैं वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। अब इसे मुस्लिम लॉ में मुशरत उल खिदमत कहते हैं और जो पर्सन ये डोनेशन करता है उसे वाकिफ बोला जाता है। घोरी के बाद दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने भी वक्फ प्रॉपर्टीज को एक्सपैंड किया था। इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तान्स ने मॉस्क, मदरसास और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए वक्फ एस्टैब्लिश किए। फिर आए मुगल्स, जिन्होंने वक्फ सिस्टम को और इंस्टीट्यूशनलाइज किया। अकबर और शाहजहां जैसे एम्परर्स ने काफी जमीनें वक्फ के अंदर डेडिकेट की। हाँ, ताजमहल भी उन्हीं सिग्निफिकेंट वक्फ प्रॉपर्टीज में से एक माना जाता है। ये सिस्टम सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं था। जैसे जैसे मुस्लिम पॉपुलेशन रूरल एरियाज में बढ़ी और कन्वर्जन्स हुए, वैसे वैसे वक्फ प्रॉपर्टीज गांव तक पहुंच गई। अब ट्विस्ट ये था कि काफी बार जिन विलेजेस का रेवेन्यू वक्फ के लिए यूज होता था वो प्रीडोमिनेंटली हिंदू विलेजेस होते थे। उनका पैसा मदरसास और मॉस्क के मेंटेनेंस में लगता था। इसे समझना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में ये रियलिटी थी। ब्रिटिश एरा में वक्फ को एक फॉर्मल लीगल स्ट्रक्चर मिला। 1913 में वक्फ बोर्ड्स एस्टैब्लिश हुए और 1923 में मुसलमान वक्फ एक्ट पास किया गया, जिसका पर्पस था वक्फ बोर्ड्स की फंक्शनिंग को रेगुलेट करने का और इंश्योर करने का कि वक्फ प्रॉपर्टीज के प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो। आज भी कई जगह वही लॉज एप्लीकेबल है। सो अगर आज वक्फ प्रॉपर्टीज पर कंट्रोवर्सीज हो रही है तो जरूरी है कि हम उसकी हिस्ट्री समझें, क्योंकि ये तो हम समझ गए हैं कि वक्फ कोई नया कंसेप्ट नहीं है। इट्स डीपली रूटेड इन इंडियाज मिडाइवल पास्ट। बट विद टाइम, जहां पर्पस रिलीजियस था, वहीं मिसयूज और पॉलिटिकल बैटल्स भी शुरू हो गए। आज भी ये इशू सिर्फ प्रॉपर्टी का नहीं है, आइडेंटिटी, लॉ और फेथ का भी है। तो व्यूअर्स, अब आते हैं इनिशियल के एक्ट्स पर जो वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट के लिए बनी गई थी। इस वीडियो में हम प्री इंडिपेंडेंस के लॉ से डील करेंगे और उसमें से पहला है द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913। अब इस एक्ट से 2 मेन पर्पसेस पाए गए थे, हासिल किए गए थे। पहला तो ये था कि इट अलाउड मुस्लिम्स टू क्रिएट वर्क्स फॉर फैमिली बेनिफिट, इवेंचुअली लीडिंग टू चैरिटेबल पर्पसेस। और इसमें वक्फ मैनेजमेंट को एम किया गया था इम्प्रूव करने के लिए। हालांकि ये एक्ट इतना इफेक्टिव नहीं था, जिसके बाद एक दूसरा एक्ट आया, पर पहले इस एक्ट पर नजर डाल लेते हैं। तो ये पहला एक्ट है द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930। अब इस एक्ट में सबसे पहले यही बात लिखी है कि इट इज एन एक्ट to declare the rights of Muslims to make settlements of property by way of waqf in favor of their families, children and descendants। तो कहीं ना कहीं वक्फ प्रॉपर्टीज में ये फायदा भी था, चैरिटेबल रिलीजियस पर्पसेस के पहले ये भी था कि अगर कोई इंसान अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए वक्फ प्रॉपर्टी को डोनेट करना चाहता है कि उनके फायदे के लिए प्रॉपर्टी डोनेट हुई हो, तो वो भी इसमें पॉसिबल था। अब ऐसी बात थी कि एक टाइम पे, उस टाइम पे ये डाउट रेज हुआ था कि अगर कोई वक्फ बनाता है अपने बच्चों के लिए भी और उसके बाद जाकर वो रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज हो, तो वो वैलिड है या नहीं। उसी वैलिडिटी को इंश्योर करने के लिए ये एक्ट आया था। अब इस एक्ट का मेन प्रोविजन यही है कि ये पावर देता है मुसलमान्स को टू क्रिएट सर्टेन वक्फ, यानी कि इसने बेसिकली मुसलमान इस्लाम फॉलो करने वाले लोगों को वक्फ बनाने का अधिकार दिया है और वो जैसे भी चाहे वैसे वक्फ बना सकते हैं, जिसमें आता है फॉर द मेंटेनेंस एंड सपोर्ट होली और पार्शियली ऑफ हिज फैमिली, चिल्ड्रन और डिसेंडेंट्स।
फिर वहीं आता है वेयर द पर्सन क्रिएटिंग अ वर्क इज अ हनाफे मुसलमान ऑल्सो फॉर हिज ओन मेंटेनेंस एंड सपोर्ट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम और फॉर द पेमेंट ऑफ हिज डेब्ट्स आउट ऑफ द रेंट एंड प्रॉफिट्स ऑफ द प्रॉपर्टी डेडिकेटेड। तो ये सारे टाइप के वक्फ को लॉफुल बनाया गया था। अब यहाँ पर एक और बात बहुत ही मेजर थी जो हाईलाइट किया गया था, वो ये था कि वर्क्स नॉट टू बी इनवैलिड बाय रीजन ऑफ रिमोटनेस ऑफ बेनिफिट टू पुअर एक्सेट्रा। अब इस सेक्शन में स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि अगर एक वक्फ प्रॉपर्टी बनती है, एक इंसान उसे वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता है और कहता है कि पहले ये मेरे बच्चों का ध्यान रखेगा, मेरे फैमिली मेम्बर्स का, और उसके बाद जाके चैरिटेबल रिलीजियस गरीबों के लिए यूज़ होगा, तो वैसे में ऐसा नहीं होगा कि वो वक्फ प्रॉपर्टी इनवैलिड हो जाएगी। अगर बेनिफिट टू द पुअर बाद में भी मिल रहा है तो वो, पर अगर हम इस एक्ट पर ध्यान दें तो कहीं ना कहीं इसने डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन की बातें उठाई है जो आज के समय में काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गई थी। तो इस एक्ट को अगर हम पहले ओपन करते हैं, द मुसलमान वक्फ एक्ट, तो इनिशियली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कई तरह के डेफिनेशंस दिए हैं। कोर्ट के डेफिनेशंस, मुतावालीज के डेफिनेशन, जो कि केयर टेकर भी है, और जिसके बाद एक मेन प्रोविजन ये आता है ऑब्लिगेशंस टू फर्निश पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू वर्क्स। यहाँ पे कहा गया है कि इस एक्ट की कमेंसमेंट के 6 महीने के अंदर हर मुतावली को कोर्ट में, जिस कोर्ट के लोकल लिमिट में ये वर्क प्रॉपर्टीज़ है, उसके कुछ पर्टिकुलर्स सबमिट करने पड़ेंगे, जैसे कि वर्क प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन, एनुअल इनकम कितनी है, कितने रेवेन्यूज एस्टिमेट होते हैं, सैलरीज, अदर सच एक्सपेंसेस। अब जैसे जैसे हम इस लॉ में आगे बढ़ते हैं तो हम एक और पॉइंट यहाँ ये देख सकते हैं कि पावर ऑफ द कोर्ट्स टू कॉल फॉर पर्टिकुलर्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। तो कहीं ना कहीं कोर्ट के पास ये पावर थी ये चेक करने के लिए कि जो स्टेटमेंट्स मुतावली ने सबमिट किए हैं वो सही है या नहीं, वो अपडेटेड है या नहीं, या अगर उसमें डीप डाइव भी कोर्ट करना चाहती है तो वो पॉसिबल है। जैसा कि यहाँ पर पावर्स ऑफ द कोर्ट टू इंक्वायर whether a work exists, whether such work is a work to which this act applies। तो ये सारी बातें इस एक्ट में कही गई थी, और इसका एक मेन प्रोविजन, जो मैंने एक मेन बात कही थी रजिस्ट्रेशन का पॉइंट, वो पार्ट 5 में आता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्क्स, वर्क अकाउंट एंड वर्क एडमिनिस्ट्रेशन फंड्स। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्क्स प्रॉपरली दिया गया है। तो हमने अब तक देखा कि इस एक्ट के आने के 6 महीने के अंदर ही मुतावलीज को कोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वर्क से रिलेटेड कोर्ट चाहे तो इसमें इंक्वायरी कर सकती है। और उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, जिसमें और डिटेल्स सच एज डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क प्रॉपर्टी, सफिशिएंट, ग्रोस, एनुअल इनकम, ये सब बातें कहीं ना कहीं ऐड होती है। तो हम यहाँ पर ये पॉइंट तो ज़रूर फोकस कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन का पॉइंट इस एक्ट में आया है। ये एक्ट है 1923 का, तो कहीं ना कहीं 100 साल पहले से रजिस्ट्रेशन की बातें उठी हुई है। और यहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ वर्क कमेटी भी है पार्ट 6 में, सुपरविजन एंड कंट्रोल में। यहाँ पर ये स्पेसिफिकली कहा गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक वर्क कमेटी होनी चाहिए जो कोर्ट्स को एडवाइस करे ऐसे मैटर्स में। द कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इंडियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, 2 members elected in the prescribed manner by the मुतावलीज of all works in the district registered under the act। अब ऐसे ही करके और कुछ मेंबर्स की बात हुई है, बट लास्ट में ये मेंशन किया गया है कि प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन who does not ordinarily reside in the district or does not profess the Musliman faith shall be eligible to a member of the committee। तो कहीं ना कहीं ये बात लिखी गई है कि अगर उस एरिया में कोई नहीं रहता है और वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता है तो उन्हें इस कमेटी का मेंबर नहीं बनाया जा सकता। तो इस वीडियो में हमने 3 मेजर लॉज की, एक्ट्स की बात की है जो कि प्री इंडिपेंडेंस का था। अब इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ मेजर लॉज की बात करेंगे जिसमें ही आज के समय में जाकर अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो व्यूअर्स, आपको कैसी लगी ये मिनी सीरीज हमें ज़रूर बताइएगा, और इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए जुड़े रहिए विद लॉ चक्रा।